नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार जी के एक वक्तव्य ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में काफी भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार जी कल बिहार विधानसभा में जो अभी उन्होंने एक जाति सर्वेक्षण करवाया है और जिसके कुछ रिजल्ट जो आए हैं वो रिजल्ट सार्वजनिक किए हैं, उस संदर्भ में उसको मद्देनजर रखते हुए वो आरक्षण का कोटा बढ़ाने की बात कर रहे थे। मूल कंट्रोवर्सी जो कल उन्होंने महिलाओं के जिससे गुस्से हैं, नेशनल वुमेन कमीशन ने भी शायद उनको नोटिस जारी किया इत्यादि इत्यादि, उस पे आने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि ये आरक्षण क्या हो रहा है वहां पे। बिहार कैबिनेट ने आज ये सब कंट्रोवर्सी, ये सारा जो अभी हल्ला गुल्ला मच रहा है, ये कल के नीतीश जी के बिहार विधानसभा के बयान को लेके है। आज बिहार कैबिनेट ने जो आरक्षण का कोटा है उसको 75% कर देने का निर्णय ले लिया है। उस पर उन्होंने अपनी सम्मति दे दी है। अब वो विधानसभा जाएगा, विधानसभा में वो पारित होगा और फिर बिहार में 75% जो आरक्षण लागू हो जाएगा। अभी तक वो 65% है, 65 या 60% है। जो इसका सब डिवीजन है वो जरा समझ लीजिए। 20% दलित, 2% शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी, अब बाकी 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें सब आते हैं, अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, जो भी हो। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। ओबीसी 18% और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 25%। कुल इसका जब जोड़ होगा वो हो जाता है 75%। क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस और इन सबको छोड़ के बिहार की जब बात हुई थी तो ईबीसी ओबीसी सब लोग मिला के करीब करीब 63% हो रहा था। अब उसको कुल वहां का आरक्षण अब 75% हो गया है। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है और ये बड़ी बात है, और जो पिछड़े पावे 100 में 60 वाली बात को चरितार्थ करता है। मैं मूल कंट्रोवर्सी पे आने से पहले एक दो आपको मतलब याद दिला दूं। सिर्फ 2006 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश थे और देश के पहले मुख्यमंत्री, या बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां पे लोकल बॉडीज के जो मतलब पंचायती राज वाले जो सेगमेंट है उसमें उन्होंने 50% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। तो आधी दुनिया के लिए, आधा पुरुषों के लिए। और इस तरह से 50% आरक्षण महिलाओं के लिए करके फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बन गए जहां पे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण था। अब मूल विवाद पे आ जा रहे हैं कि अभी ये क्या विवाद हुआ। मंगलवार को इस विषय पर नीतीश जी बोल रहे थे आरक्षण की बात को, और उसमें वो क्योंकि महिलाओं का एक इंपॉर्टेंट हुआ है कि महिलाओं का किस पे कितना आरक्षण मिलेगा, किसके अंदर क्या मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। अब उसमें वो एक आंकड़ा भी उन्होंने बाद में बताया। एक आंकड़ा ये है कि बिहार का फर्टिलिटी रेट 4.3 था। फर्टिलिटी रेट आम प्रजनन जो रेट है उसमें आम समझ के लिए समझ लीजिए कि 1000 महिलाओं के पीछे 4.3 बच्चे होते थे। ये फर्टिलिटी रेट था। अब वो घट के, जिसके बहुत से कारण हैं, जिसमें एक बड़ा कारण शिक्षा भी है, वो अब 2.9% हो गया है। और टारगेट यह है कि उसको आने वाले समय में, जैसा नीतीश जी ने कहा, वो 2% के आसपास हो जाए। इस फर्टिलिटी रेट को कम करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो माना जाता है शिक्षा। फिर उसके बहुत से तमाम से और कारण हैं। पैसा भी एक कारण है, अमीरी गरीबी भी एक कारण है, इत्यादि इत्यादि। इस विषय पे बोलते हुए कि वो मतलब फर्टिलिटी रेट, इस पर सब पे बोलते हुए इसके कारण क्या हैं और क्यों हो रहा है, उनको मालूम नहीं क्यों एकदम से क्या सूझी कि वो प्रजनन की प्रक्रिया समझाने लगे। क्या बच्चा कैसा पैदा होता है, स्त्री पुरुष के संबंधों पर वो कुछ अजीब सी टिप्पणी करने लगे। वो जो भी बोले वो बिल्कुल अमर्यादित था, बिल्कुल गलत था और गैर वाजिब था।
क्योंकि जिस तरह से वो उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं अपने उस पे मतलब मैं अभी शुरू में आप लोगों को बता दूं, मैं अपने चैनल में वो वीडियो नहीं लगाऊंगा। आपको ढूंढना है तो आपको ढूंढ के देख लीजिए, मैं उस वीडियो को अपने चैनल पे नहीं लगा रहा हूं, ना उसका लिंक दे रहा हूं। इवन पति पत्नी भी उस तरह का कन्वर्सेशन आपस में नहीं करते हैं जिस तरह का कन्वर्सेशन नीतीश जी ने कल बिहार विधानसभा में कर दिया था। क्योंकि मैं आश्चर्यचकित था और मेरे लिए थोड़ा मुझे धक्का पहुंचा था। मैं नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, एक समय हम उनके साथ बिताए हैं, अब तो नहीं है संपर्क, लेकिन एक समय बहुत साथ बिताया है। बाकी को बहुत सी चीजें हैं पॉलिटिक्स में, मेरे उनके विचार अलग हो सकते हैं, मुझे कुछ उनसे कुछ शिकायत हो सकती है, लेकिन महिलाओं के और इस तरह की बात जो नीतीश जी कर रहे थे वो मालूम नहीं, जिसको एक अंग्रेजी में ही लॉस्ट हिज माइंड फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उनका शायद दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति एक इंजीनियर है भाई, संस्कारी हैं, इंजीनियर हैं, मर्यादित रहते हैं, भाषा में नाप तोल के बोलते हैं। मैंने उनके मुंह से कभी गाली गलौज नहीं सुनी है, मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने नीतीश जी के मुंह से कभी गाली गलौज नहीं सुनी है। ये एक ऐसा व्यक्ति जो 50% आरक्षण तो अलग, जो शराबबंदी करने की हिम्मत रखता है। शराबबंदी करना आपको आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बहुत कमिटमेंट वाला आदमी चाहिए। बिहार में शराबबंदी करते हैं और इस शराबबंदी का जो सीधे सीधे अगर किसी के कोई प्रभावित होता है तो महिलाएं हैं, वो करने की हिम्मत की नीतीश जी ने। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो कल ऐसा क्यों कर रहे थे, अति उत्साह में थे। वो शिक्षा और ये जो काम, मतलब काम कला में कुछ वो रिलेशनशिप जोड़ने लगे कि शिक्षा से कैसे, अब वो ठीक है, आपको ये समझ में आता हो अपना करिए, आप एक्सपर्ट कमेटी में, यहां आपको क्या बताने की जरूरत थी। और एक चीज और बता दूं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। जैसे कभी कभी बोलते बोलते आदमी कुछ बोल जाता है ना, मैं अभी भी मानता हूं कि कमलनाथ जी ने उस दिन अखिलेश वखलेश जब किया वो स्लिप ऑफ टंग था, वो हिट ऑफ द मोमेंट में, पर ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था नीतीश जी का। नीतीश जी वो समझ रहे थे वो क्या बोल रहे हैं, मतलब वो कोई गलती से बोल गए ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क नहीं, वो समझ रहे थे वो क्या बोल रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने उस बयान पे माफी मांगी है, 2-3-4 बार कहा है कि भाई माफी की बात कही है, और अपने शब्द वापस लिए। उन्होंने कहा मैं शब्दों को वापस लेता हूं। लेकिन जो नुकसान होना था ना नीतीश जी का, वो नुकसान तो हो चुका है। नीतीश जी प्रधानमंत्री के पीएम ऑल्टरनेटिव बन रहे थे इस देश में, वो पहले भी बने थे 2014 से पहले, लेकिन फिर वो तो बीजेपी के साथ चले गए तो वो किस्सा वहीं खत्म हो गया। लेकिन जब से वो पिछले 2022 में 9 अगस्त को बाहर निकले हैं एनडीए से, और फिर किस तरह से इंडिया गठबंधन बनाया, तो वो एक सीरियस कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर थे, ऑल्टरनेटिव थे प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन ये रिमार्क शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनका बड़ा डैमेज कर गया है। जैसे अडवाणी जी का जिन्ना की मज़ार पे जाके कुछ कॉपी गेस्ट बुक में कुछ लिख देना शायद सबसे बड़ा कारण था कि अडवाणी जी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। वो एक शायद उनका टर्निंग पॉइंट था। उसी तरह से नीतीश जी का ये विधानसभा में दिया हुआ वक्तव्य मेरे ख्याल में शायद प्रधानमंत्री की राह तो रोक ही रहेगा। अब एक चीज और हो रहा है कि जो मुझे ये समझ में आ रहा है, इन सारी चीजों को अगर मैं देखूं लार्जर एक कंटेक्स्ट में देखूं, तो इंडिया अलायंस धीरे 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 वो यूपीए होता जा रहा है। भाई यूपीए में बहुत दिक्कत थी, ममता जी को दिक्कत थी, अखिलेश यादव को दिक्कत थी, केसीआर को दिक्कत थी, इन सब लोगों को दिक्कत थी कि यूपीए क्या। ममता बनर्जी ने तो ये वक्तव्य भी दिया था कि यूपीए इज इररिलेवेंट। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जो नीतीश जी ने किया, जो अखिलेश, इससे अपने आप इंडिया से यूपीए का रास्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस तरफ बढ़ रहा है। अखिलेश यादव जी की बेचैनी देख लीजिए, वो बेचैन नजर आ रहे हैं, साफ साफ इंडिया की ताकत से नजर आ रहे हैं, बीजेपी से ज्यादा इंडिया की ताकत से नजर आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि इंडिया अलायंस की निर्भरता अब धीरे धीरे कांग्रेस पे और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस की निर्भरता, कांग्रेस के पास जो आज की तारीख में सबसे बड़ा अस्त्र
जो उनको वोट दिला सकता है और जिसकी वजह से गुडविल हो रही है वो राहुल गांधी है। और इस तरह से कांग्रेस की निर्भरता अब राहुल गांधी पे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब जरा एक चीज ये देखिए कि 5 राज्यों में मैं ये सारी चीजें विथ रेफरेंस टू नीतीश जी के रिमार्क के रेफरेंस में कह रहा हूं। अब आप जरा ये देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का क्या सिनेरियो होता है। बीजेपी कहती है एनडीए में, मिजोरम में उसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है बीजेपी, तो वहां एक बहुत इंप्रूवमेंट हुआ तो 2, कोई 1 का 10 तो होने नहीं जा रही, ना सरकार बनाने जा रही। उसी तरह से तेलंगाना में बीजेपी का क्या है, 1 का 2, 2 का 3। तो बीजेपी वहां कुछ बड़े कारनामे नहीं करने की स्थिति में है। तो 2 स्टेट तो चुनाव शुरू होने से पहले ही, और अब तो और क्लियर हो गया है कि बीजेपी की वहां कोई उम्मीद नहीं। तो 3 में से 2 निकल गए। अब बचा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी तक नॉन स्टार्टर दिख रही है, तो 3 स्टेट निकल गए। अब 2 स्टेट बचते हैं ले देकर, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो यह है कि एक पर मामला छूट जाए, एक बीजेपी के पास रह जाए, एक कांग्रेस के पास रह जाए। तब भी मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज कांग्रेस होगा। आप पूछेंगे क्यों? हालांकि अगर 2-0 कहीं कांग्रेस, मतलब उन 3 को तो मैं मान रहा हूं बीजेपी उसमें भाग ही नहीं रही है, हिस्सा ही नहीं ले रही है, तो इसलिए बीजेपी का वहां कुछ नहीं है उन 3 स्टेट में। लेकिन इन 2 स्टेट में अगर कांग्रेस 2-0 से जीतती है तो ये जो कांग्रेस की हवा चलने की बात होती है वो आंधी में तब्दील हो जाएगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे, अगर आप भी घर के बाहर निकल रहे हैं, दोस्त मित्रों से मिल रहे हैं, धीरे धीरे वो नैरेटिव, कुछ लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हवा बोलिए, बातचीत में धीरे धीरे हवा इंडिया, कांग्रेस, राहुल गांधी, इन सब चीजों में वो अब घूम रही है। मैं एक चीज और कहूंगा इसको खत्म करने से पहले, कि नीतीश कुमार ने किसी स्पेसिफिक महिला, किसी विशेष महिला, किसी विशेष वर्ग की महिला के बारे में ऐसी बात नहीं कही थी। उन्होंने एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दिया था जो बहुत ही बचकाना था मेरे हिसाब से। लेकिन उन्होंने किसी महिला को टारगेट नहीं किया था कि ये स्पेसिफिक महिला को टारगेट या वो। लेकिन उन्होंने उसके बाद उस पर माफी भी मांग ली। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो महिलाओं को टारगेट कर करके उन्होंने क्या कहा है? सोनिया गांधी को जर्सी गाय, डॉक्टर शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी करके उनको ट्रोल करना, और रेणुका चौधरी को की हंसी को रावण की हंसी से कंपेयर करना, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोले हैं। तो अब एक देखने वाली बात यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जिन्होंने, जिसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही है, अपना पैर ही ले जाके कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उसके ऊपर जबरदस्ती अपना पैर काट लिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्यों किया उन्होंने नहीं मालूम। दूसरी, लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद माफी मांगी है। उससे वो कितना रिस्टोर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। दूसरी तरफ मोदी जी हैं, स्पेसिफिक महिलाओं के पास, सोनिया गांधी के बारे में, मतलब श्रीमती शशि थरूर के बारे में, श्रीमती ममता बनर्जी, माफ कीजिएगा, सुश्री ममता बनर्जी के बारे में, रेणुका चौधरी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। आपने क्या आज तक सुना कि उन्होंने माफी मांगी इन सब वक्तव्य पे? क्योंकि लोग कहेंगे माफी मांगना तो भाई मोदी जी की डिक्शनरी में नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, इंदिरा गांधी ने 77 के बाद देश की जनता से माफी मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई थी। क्या आपको लगता है कि 2024 में अगर मोदी जी हार जाते हैं तो वो देश की जनता से माफी मांगेंगे? धन्यवाद, थैंक यू।